हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मई से रिलेटेड करंट अफेयर्स 2021 नेशनल एंड इंटरनेशनल। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं जितने भी पिछले ईयर 2021 का जो करंट अफेयर्स है उससे रिलेटेड मैं वीडियोज बना रही हूँ। और मंथ बाय मंथ में जितनी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके इस चैनल में आपको वीडियो दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जामिनेशन में पिछले ईयर का जो भी करंट अफेयर्स अगर पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, आराम से तैयारी भी हो सकती है। और आप लोगों के लिए स्पेशल बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स का वीडियोज मैं डाल रही हूँ, ताकि बिहार से जो भी एग्जामिनेशन निकल रही है, जो भी आने वाली एग्जामिनेशन है, उससे भी रिलेटेड आपकी तैयारी हो सके, स्पेशली करंट अफेयर्स के सेक्शन में। तो आप लोगों की सारी जितनी भी वीडियोज है बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ थोड़ी सी समय निकाल कर आप लोग वीडियोस देखा करें। और अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और जो नए हैं इस चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर सकें, ताकि उनको भी जो एग्जामिनेशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उनको मौका मिल जाए करंट अफेयर्स का जानकारी लेने के लिए। तो इस तरीके से मैं कोशिश कर रही हूँ कि 2021 का सारी करंट अफेयर्स के जो वीडियोज है मंथ बाय मंथ करके मैं डाल दूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द सारी वीडियोस को डालूँ। और इससे एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ मैं कि जनवरी 2022 का जो करंट अफेयर्स है उसका भी मैं वीडियोज बना रही हूँ और उसका भी वीडियोज अपलोड कर दूँगी। सो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा इस चैनल पे बने रहें और देखा करें और लाइक भी कर दिया करें। ओके, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ओके फ्रेंड्स, मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी। और चलते हैं मई से करंट अफेयर्स क्या क्या आई है, कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसी चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण किया गया है? सक्षम योजना, स्वामित्व योजना, सुलभ योजना, संपत्ति योजना। सही उत्तर है स्वामित्व योजना। पूरी गांव की संपत्तियों का ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण की संपत्ति मालिकों को संपत्ति के कार्ड वितरित किया गया है। स्वामित्व का अर्थ है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रूव आईटी टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये स्वामित्व का फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक रूप से एक सशक्त और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत को बढ़ावा देना। तो आपको समझ में आई होगी, आई होप, कि स्वामित्व का मतलब क्या होता है। और इसका मैं फुल फॉर्म भी डाल दी हूँ, उसका भी देख लेना है। सो इसका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का स्वामित्व योजना। नेक्स्ट, किस मंत्री के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना का उद्घाटन किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? सहकारिता मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना लॉन्च किया गया है और स्टार्टअप्स को उनकी प्रोटोटाइप विकास, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, उत्पाद परीक्षण के बाजार में प्रवेश के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इसका जो लक्ष्य है, अगले 4 वर्षों में स्टार्टअप स्कोर 945 करोड़ रुपए की प्रदान करना। 300 इंक्यूबेटर के माध्यम से 3600 से अधिक स्टार्टअप का भी समर्थन करना। सीड फंड का अर्थ होता है वैसे फंड जो किसी निवेश की शुरुआत के दौरान प्रदान या उपयोग किए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि सरकार जो है 3600 से अधिक स्टार्टअप को समर्थन करेगा और साथ ही साथ 4 वर्षों में स्टार्टअप का जो स्कोर होता है, उन लोगों को जो खुद का मतलब ग्रोथ का जो स्कोर होता है वो 945 करोड़ रुपया का प्रदान करना 4 वर्षों में। स्टार्टअप का स्कोर उनका मुख्य लक्ष्य है। ओके, और ये इसका जो योजना बनाया गया है, तो जितने भी नए स्टार्टअप्स को तैयार करना है तो उनके लिए एक सीड फंड यानी मतलब फंड को निवेश किया जाता है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री।
सुदर्शन सेन समिति किससे संबंधित है? उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक। सही उत्तर है बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुदर्शन सिंह का अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है और इसका उद्देश्य देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC के बारे में अध्ययन करना है। इसका मुख्य फोकस ऋण समाधान का ARC की भूमिका मूल्यांकन करना और उनके व्यापार का मॉडल को समीक्षा करना। तो ARC का ये सुदर्शन सिंह समिति किससे संबंधित है? ARC से जो भूमिका है, उनके जो कार्य, उनकी मूल्यांकन किया जाएगा और जो व्यापार हो रही है उस मॉडल का समीक्षा किया जाएगा। ओके, तो ऐसे रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों का अध्ययन करेगा। तो सुदर्शन सिंह समिति बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो कोलकाता, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली। सही उत्तर है न्यू दिल्ली। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा रामायण की पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में हुआ है। इस प्रदर्शनी में 49 लघु चित्र शामिल है और ये 17वीं से लेकर 19वीं शताब्दी तक के बीच का जो भी पेंटिंग उसे शामिल किया गया है। साथ में यूनेस्को द्वारा रामलीला का मानवता का अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में 2008 में घोषित कर दिया गया था। तो याद रखिए, यूनेस्को इन्हें कब घोषित किया है? तो 2008 में घोषित किया गया है। और इसका मतलब क्यों हो, ये रामायण की जो ऑनलाइन प्रदर्शनी है तो इसमें क्या क्या है दिखाया गया है, क्या शामिल किया गया, तो वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, रेल मंत्रालय के द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस हेतु ग्रीन कॉरिडोर को निर्माण कर किस राज्य में सबसे पहले ट्रायल किया गया? तो उत्तर प्रदेश का नोएडा, मुंबई के बोईसर, कोलकाता का हावड़ा, मध्य प्रदेश का इंदौर। सही उत्तर है मुंबई का बोईसर। रेल मंत्रालय द्वारा ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया गया है और इसका ट्रायल मुंबई के बोईसर में फर्स्ट ऑफ ऑल किया गया था। देश में कोने कोने में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन आपूर्ति करने के लिए इसका मुख्य उद्देश्य है, जो कि रैप बनाने के लिए स्थल विजाग, अंगुल और भिलाई को चुना गया है। क्योंकि रैप अगर बनाना है तो 3 जगह चुना गया है फ्रेंड्स, विजाग, अंगुल और भिलाई। साथ ही टैंकरों का मेडिकल ऑक्सीजन लोड करने के लिए मुख्य स्थल जमशेदपुर, विजाग, बोकारो और राउरकेला को चुना गया। तो आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के लिए ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण कर सबसे पहले कहाँ ट्रायल किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिए मुंबई की बोईसर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया 3 नई पहल लॉन्च किया गया। नीचे दी गई निम्नलिखित में से कौन सा है? निक्सी एकेडमी, IP गुरु, निक्सी IP इंडेक्स, उपयुक्त में सभी। सही उत्तर है उपयुक्त में से सभी। निक्सी एकेडमी का अर्थ है गैर तकनीकी, दरअसल तकनीकी लोगों को शिक्षित करने के लिए निर्माण किया गया है और IPv6 जैसी तकनीकों को सिखाने में भी सक्षम होगा। IP गुरु का अर्थ है अन्य नाम IPv6 सभी भारतीयों को संस्थाओं को समर्थन प्रदान करना और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल इस 6IP का सबसे नया संस्करण माना जाता है। जो IP इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये क्या है? 6IP का सबसे नया संस्करण है। ओके, और निक्सी IP इंडेक्स का क्या अर्थ है? जो इंटरनेट समुदाय है, जो वृद्धि मतलब विकास हो रहा है इतने समुदाय में इंटरनेट को, तो भारत की और दुनिया में IPv6 को जो अपनाया गया है उसकी दर को प्रदर्शित करता है। कौन? तो निक्सी IP इंडेक्स। ओके, इंटरनेट समुदाय वाला IPv6 को जितना लोग अपनाया है उसकी दर को प्रदर्शित करता है। कौन? तो निक्सी IP इंडेक्स। तो आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से सभी। निक्सी एकेडमी, IP गुरु, निक्सी IP इंडेक्स, तीनों। नेक्स्ट, कितनी अधिनियम को राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया गया है? ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश 2021 के तहत भंग किया गया है। कहने का अर्थ है कि कितनी अधिनियम के तहत राष्ट्रपति के द्वारा जो लागू किया गया ट्रिब्यूनल सुधार अध्यादेश 2021 है उसके तहत भंग किया गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन दिया हुआ है 7 अधिनियम, 6 अधिनियम, 9 अधिनियम, 10 अधिनियम। तो सही उत्तर है 9 अधिनियम। इस 9 अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारियों को भंग करना, उनकी कार्यों को उच्च न्यायालयों में स्थानांतरित करना, विशेष तौर पर ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष
और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार की चयन समिति के द्वारा सिफारिश के आधार पर विशेष अधिनियम को भंग किया जा सकता है। सिनेमेटोग्राफर अधिनियम 1952, कॉपीराइट अधिनियम 1957, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, सीमा शुल्क अधिनियम 1962, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994, समान भौगोलिक संकेत पंजीकरण संरक्षण से रिलेटेड अधिनियम 1999, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण भूमि यातायात से अधिनियम है 2002, पौधों और किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2001, पेटेंट अधिनियम 1970। ये सारे अधिनियम जो ट्रिब्यूनल सुधार के अध्यादेश 2021 के तहत भंग हुए हैं। याद रखेंगे इतनी सारी अधिनियम जो है, 9 अधिनियम का नाम बता दिया मैंने 1 बाय 1 करके। इतनी सारी अधिनियम को भंग किया गया है। तो कभी भी पूछा जा सकता है कि कौन से अधिनियम को भंग नहीं किया गया है। तो इतना याद रहेगा तो आपको आई होप कि आंसर मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य संख्यांकी रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। रिपोर्ट के हिसाब से भारत में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की संख्या 5183 है और ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है। 1% ग्रामीण क्षेत्र में, मात्र 1%, याद रखेंगे 1% ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक डॉक्टरों की संख्या 94,918 है। कहने का मतलब है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य जो केंद्र है और जो आवश्यकता रूप से जो डॉक्टर को होनी चाहिए तो 24,918 है। ओके, इसको 1% माना जा रहा है पूरे भारत में। पीएससी में सर्वाधिक डॉक्टरों की कमी वाले राज्य को मैंने मेंशन किया है। तो ये पीएससी का सर्वाधिक डॉक्टर वाला कमी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है फर्स्ट, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर प्रदेश है और कर्नाटक है। तो याद रखिए फ्रेंड्स। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विश्व का पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरेकिया सीरीज का लोकार्पण किस उद्देश्य से किया है? तो याद रखेंगे एक्चुअली केंद्रीय शिक्षा जो मंत्री हैं वो तो मई का करंट अफेयर्स है ना फ्रेंड्स। तो ये शिक्षा मंत्री उस वक्त ये ही थे, अभी बदल गया है ना वो। तो याद रखेंगे अभी कौन है शिक्षा मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। तो देखिए ऑप्शन देखना क्या है। शिक्षा से संबंधित, कोविड-19 विषाणु के प्रसार से निपटने से संबंधित, ऑनलाइन पुस्तक से संबंधित, स्वच्छ अभियान से संबंधित। सही उत्तर है कोविड-19 विषाणु के प्रसार से संबंधित। ऊपर नीचे हो गई। विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरेकिया सीरीज का लोकार्पण इसलिए किया गया है क्योंकि ड्यूरेकिया में विरोधी तकनीक है जो 99% कीटाणुओं को तत्काल मारकर लंबे समय तक संरक्षण प्रदान करती है। और ये सीरीज विकास IIT हैदराबाद के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के डॉक्टर जोशीनंदू गिरी नेतृत्व में एक टीम के द्वारा विकसित किया गया। तो याद रखिए ड्यूरेकिया सीरीज किससे संबंधित है? तो कोविड-19 विषाणु प्रसार के निपटने से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार के मानस ऐप है। मानस को किसके द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, मानस ऐप को? तो ऑप्शन है इसमें सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री, नीति आयोग। सही उत्तर है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा मानस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है और भारत के लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना उसकी मुख्य उद्देश्य रखा गया है। मानस का अर्थ है ये मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलेसी एगुमेंटेशन सिस्टम। मानस के विभिन्न राष्ट्रीय निकायों अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित और शोध साधनों का एकीकरण करके किया गया, तभी ये मानस मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है। तो इसका मैंने फुल फॉर्म बता दिया मेंटल का। ओके, इसका सही आंसर है प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। नेक्स्ट, NCSC का ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन पोर्टल किस जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस की जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, लाला लाजपत राय की जयंती, भीमराव अम्बेडकर की जयंती। तो सही उत्तर है भीमराव अम्बेडकर की जयंती। केंद्रीय संचार एवं IT मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा ऑनलाइन ग्रीवेंस मैनेजमेंट पोर्टल ऑफ NCSC एक
130वीं भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर लॉन्च किया गया है। NCSC का अर्थ है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ओके। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इस पोर्टल के द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय के देश में किसी भी हिस्से से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या है कि शिकायत दर्ज करने का जो शेड्यूल कास्ट है समुदाय, शेड्यूल कास्ट से जो बिलोंग करते हैं, वो अपनी शिकायत को किसी भी देश के कोई भी कोने से इस पोर्टल के द्वारा अपना दर्ज करवा सकते हैं शिकायत को। ओके, इसका आंसर है भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा देश की प्रत्येक नागरिक तक अच्छे आहार के संदेश पहुंचाना उद्देश्य किस मिशन की शुरुआत किया गया? राशन क्रांति, आहार क्रांति, पौष्टिक भोजन क्रांति, अनुभूति क्रांति, पोषण ज्ञान क्रांति। सही उत्तर है आहार क्रांति। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के द्वारा आहार क्रांति का शुभारंभ किया गया है। यह पोषण तथा भारत में स्थानीय रूप से उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों को सब्जियों तक पहुंच स्थापित करने के बारे में समर्पित एक मिशन बनाया गया है। कहने का मतलब है कि पौष्टिक भोजन को, फलों को और सब्जियों को वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए उसके प्रति समर्पित एक मिशन बनाया गया है, जो भारत में जो स्थानीय जगह पर है, जहाँ तक ये पहुँच नहीं पाता है। बहुत ऐसे ऐसे गांव हैं जहाँ पर अच्छी तरीके से रोड नहीं बने हैं, तो उस जगह तक पहुँचने के लिए भी ये मिशन बनाया गया है। इसका आदर्श वाक्य, इसका मतलब थीम है, इसका थीम उत्तम आहार उत्तम विचार या अच्छा आहार अच्छी अनुभूति। आहार क्रांति आंदोलन भारत और दुनिया का बहुतायत भूख और बीमारियों से गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए इस क्रांति को शुभारंभ किया गया। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, आहार क्रांति किससे संबंधित है? तो परिवार और कल्याण मंत्री के द्वारा पेश किए गए अच्छी आहार की संदेश पहुंचाने के उद्देश्य से ही मिशन शुरुआत हुआ है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, देश में स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी को लॉन्च किया गया है। उस योजना का नाम क्या है? भरण पोषण, पोषण ज्ञान, विकास पोषण, उत्तम पोषण। सही उत्तर है पोषण ज्ञान। देश में स्वास्थ्य और पोषण पर एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी पोषण ज्ञान का लॉन्च किया गया है। यह लॉन्च नीति आयोग, बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेंटर फॉर सोशल एंड बिहेवियर चेंज और अशोका यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में किया गया है। ऐसा इसलिए कि भारत खाद्य अधिशेष राष्ट्र होने के बावजूद भी देश की कुपोषण की स्थिति से जूझ रहा है, इसलिए कुपोषण के व्यवहार की परिवर्तन की आवश्यकता है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये बता दिया मैंने, कुपोषण व्यवहार की परिवर्तन की आवश्यकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? उत्तम पोषण ज्ञान। इसका सही आंसर है दूसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है, पोषण ज्ञान। ओके, नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग किससे संबंधित है? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्वास्थ्य संबंधी समस्या से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित, सतत समावेशी विकास से संबंधित, वार्षिक सम्मेलन से संबंधित। सही उत्तर है वार्षिक सम्मेलन से संबंधित। इस वार्षिक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रायसीना डायलॉग के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया और यह आयोजन वर्चुअल रूप से किया गया। यह पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था और विदेश मंत्रालय ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के द्वारा इसे रायसीना डायलॉग का सम्मेलन को बैठक हुई है। ओके फ्रेंड्स, तो जो रायसीना डायलॉग है एक तरह से ये भू राजनीतिक और उसकी जो आर्थिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा किया जाता है और उसी को लेकर ये वार्षिक सम्मेलन किया जाता है। इसकी जो इस बार 2021 का जो थीम है वायरल वर्ल्ड, उसमें आउटब्रेक है, आउटर सैंड है और आउट ऑफ कंट्रोल है। तो याद रखेंगे, थीम भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इस बार जो रायसीना डायलॉग है इस बार 6ठा संस्करण का उद्घाटन किया गया, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो याद रखेंगे, मैंने इसमें मेंशन कर दिया, आप अच्छे से पढ़ लें।
तो सब चीज़ दिया हुआ है, तो याद रखेंगे। रायसीना डायलॉग वार्षिक सम्मेलन से संबंधित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्री के द्वारा किया गया है? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, कृषि अनुसंधान विभाग द्वारा, नीति आयोग, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा अप्रैल 2021 को राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ किया गया और पोर्टल से खरीदारों की नर्सरी हद तक आसान पहुंच सके, इसकी क्वालिटी प्लॉटिंग मटेरियल को भी अच्छी जो उपलब्ध है अच्छी कीमत पे उपलब्ध करा सके और इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस पोर्टल के माध्यम से आसान बनाया जा सकता है और साथ ही साथ इस पोर्टल का जो विकास किया है तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो याद रखेंगे ये राष्ट्रीय नर्सरी पोर्टल का शुभारंभ जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी प्लॉटिंग मटेरियल जो थी उसकी उपलब्धता आसानी से होने के लिए और साथ ही साथ जो खरीदार हैं उनकी जो नर्सरी है वो हद तक आराम से मतलब आसानी से वो खरीद सके, ओके, और उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री। नेक्स्ट, जजमेंट और ऑर्डर पोर्टल और फाइलिंग 3.0 मॉडल लॉन्च सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश न्यायमूर्ति के द्वारा किया गया? याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के बारे में पूछा जा रहा है, तो क्या है? जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल है एक, ये भी पोर्टल है, वो भी न्याय से संबंधित है, न्यायपालिका से ही संबंधित है एक तरह से। तो किस न्यायाधीश के द्वारा किया गया है, तो देख लेते हैं। न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी, न्यायमूर्ति बी नागरत्ना, न्यायमूर्ति एन वी रमन्ना, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ा। तो याद रखेंगे सही उत्तर है डी वाई चंद्रचूड़ा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ा द्वारा अप्रैल 2021 को जजमेंट एंड ऑर्डर पोर्टल फाइलिंग 3.0 मॉडल लॉन्च किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के द्वारा सुनाए गए निर्णयों का एक भंडार है और ये पोर्टल खोज की विभिन्न मानदंडों के आधार पर निर्णय और अंतिम आदेशों को खोजने की सुविधा भी प्रदान कर सके। ई फाइलिंग 3.0 का मॉडल का मतलब है यह अदालत के दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दाखिल करने का सुविधा प्रदान करता है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई हो कि ये ई फाइलिंग 3.0 मॉडल क्या है, जजमेंट ऑर्डर पोर्टल क्या है, ओके। और याद रखेंगे ये बी नागरत्ना है और बेला एम त्रिवेदी है। बी नागरत्ना को हाल में ही न्यायाधीश का पद मिला है, महिला न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट का, और बेला एम त्रिवेदी पहले से ही हैं। तो कुल मिलाकर जो सुप्रीम कोर्ट में महिला न्यायाधीश है वो 4 हो चुकी हैं, ओके। और अभी वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है और टोटल मिलाकर आपको वहाँ 34 है, सुप्रीम कोर्ट में 34 है, ओके। 34 है, तो 34 में इसमें से 4 महिला हैं। तो आप चेक कर लेंगे गूगल में जाकर, जैसा कि मैंने सर्च किया था तो मुझे ये मिला कि उसमें से 4 महिला हैं और बाकी सब पुरुष हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा? न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राज्य के मुख्यमंत्रियों को टीका उत्सव आयोजित करने की अपील आयोजन किस महीने की तारीखों के बीच में हुआ है? तो 5 से 6 अप्रैल, 10 से 16 अप्रैल, 11 से 14 अप्रैल, 15 से 20 अप्रैल। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बीच का क्वेश्चन मतलब पूछा जा रहा है कि इसके टीका उत्सव, क्योंकि महामारी या जो कोविड आ चुकी थी उससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा पोर्टल ऐप लॉन्च किया, कौन कौन अपने अपने राज्य सरकार सुविधा दिए हैं, पोर्टल ऐप लॉन्च किए हैं, और किसके बीच टीका उत्सव, तो टीका उत्सव तो खासकर है, तो किसके कौन सा मंथ के बीच में हुआ है, तो क्वेश्चन बन सकता है, आई होप। तो देख लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? 11 से 14 अप्रैल। तो इस टीकाकरण संबंधी उत्सव को 11 से 14 अप्रैल 2021 के बीच मनाया गया था और गरीब लोगों को टीकाकरण करना, इसका मकसद जो होता है गरीब लोगों को टीकाकरण करना, ओके। नेक्स्ट, विश्व बैंक और IMF के विकास समिति की अब तक कितनी बैठक हुई है? ये बैठक पूछा जा रहा है, विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक तो आप जानते होंगे और IMF भी जानते होंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका फुल फॉर्म होता है, ओके। और इसके वर्ल्ड बैंक है। तो ये 92 है, 50वीं है, 103वीं है, 105वीं है। सही उत्तर 103वीं। 103वीं मतलब 103 बैठक हुई है टोटल मिलाकर विकास समिति
कि अब तक जो बैठक हुई है 103 बैठक हो चुकी है। केंद्रीय वित्त एवं कारपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समग्र विकास समिति की 103वीं बैठक में भाग लिया। इस बैठक का प्रमुख एजेंडा है समान फ्रेमवर्क के तहत कर्ज में राहत के लिए विश्व बैंक की समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की समर्थन प्राप्त करना और उनका अभिनंदन करना, महामारी से संबंधित जीवन और आजीविका रक्षा हरित लचीला एवं समावेशी विकास का समर्थन देना। कहने का मतलब है कि महामारी से संबंधित जीवन, उसकी आजीविकाओं को रक्षा करना, ओके, और उनकी जो लाइफ जो जीवन है उनकी लचीला और समावेशी का विकास भी करना, उनके लिए वो समर्थन देंगे और उसमें कर्ज में राहत देंगे। कौन? तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसके लिए सरकार ने 27.1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज भी जारी कर दिया, और जो कि जीडीपी का 13% से अधिक है इसी चीज़ के लिए। और इस पैकेज का उद्देश्य गरीब और वंचित तबकों वाले सामाजिक सुरक्षा को उपलब्ध कराना, आर्थिक सुधारों को गति देना। याद रखेंगे ये मई का करंट अफेयर, उस वक्त ऑलरेडी कोरोना काफ़ी पीक पे था, तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जा रहा था, इसलिए इस क्वेश्चन को लाया गया है। ओके, इसका आंसर है 103। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक को हिंदी संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका ऑप्शन है वर्तमान युग इतिहास, आकर्षक राजनीति, देखो मेरा देश, उड़ीसा इतिहास। सही उत्तर है उड़ीसा इतिहास। डॉक्टर मेहताब जिसे उत्कल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने उड़ीसा इतिहास का हिंदी संस्करण के रूप में लिखे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब लिखित पुस्तक को हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। अब तक उड़िया और अंग्रेजी के उपलब्ध पुस्तक का हिंदी में अनुवाद शंकर लाल पुरोहित के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर हरे कृष्ण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रमुख सेनानी थे और 1946 से 1950 तक और 1956 से 1961 तक उड़ीसा का मुख्यमंत्री पद पर कार्यरत रहे हैं। अहमदनगर किले के जेल में उड़ीसा इतिहास का पुस्तक लेखन लिखे। याद रखेंगे उड़ीसा इतिहास का पुस्तक कौन लिखा है? तो डॉक्टर मेहताब। ओके, अहमदनगर के जेल में, अहमदनगर के जो जेल है वहाँ पर लिखे हैं ये, ठीक है। और इनका जो अंग्रेजी का पुस्तक हिंदी में जो अनुवाद किया है कौन किया है? शंकर लाल पुरोहित किए हैं। ओके, जो इनकी हिंदी संस्करण का विमोचन कर दिया है तो उड़ीसा इतिहास को किसके द्वारा? शंकर लाल पुरोहित के द्वारा। और किसका लिखा हुआ? डॉक्टर मेहताब का। ओके, नेक्स्ट, विश्व के पहला IHI प्लेटफॉर्म भारत के किस मंत्री के द्वारा किया गया है? विश्व का पहला है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लाया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, शहरी राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी। सही उत्तर है स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह। ओके, अब तो सब बदल गया है। ओके, तो IHI प्लेटफॉर्म का मतलब है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ओके, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन मतलब IHI। ये जो प्लेटफॉर्म है दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन बीजी सर्विलांस प्लेटफॉर्म माना जा रहा है, काफ़ी बेस्ट प्लेटफॉर्म माना जाता है इसको। भारत के ऐसी एडवांस डिजिटल सर्विलांस सिस्टम अपनाने वाला दुनिया के पहला देश है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म अगली पीढ़ी है। कहने का मतलब जो IHI प्लेटफॉर्म जो आई है वो अगली पीढ़ी एक तरह से है। अभी ये नहीं यूज किया जा रहा, बट आगे के लिए इसे यूज किया जाएगा। जो वर्तमान में उपयोग किए गए इंटीग्रेटेड डीजी सर्विलांस प्रोग्राम का अत्यधिक रिफाइंड वर्जन है, जो अभी वर्तमान में जो कर रहे हैं उसका क्या नाम है? इंटीग्रेटेड डीजी सर्विलांस प्रोग्राम। नए वर्जन में भारत की डीजी सर्विलांस प्रोग्राम के लिए डाटा एंट्री बंधन का भी सुविधा इसमें रहेगी। ओके, तो देख लेंगे, इसका आंसर है स्वास्थ्य मंत्री। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किसे कहा गया? तो चीचम पुल, चिनाब पुल, जवाहर पुल, बेयपान जियांग पुल। सही उत्तर है चिनाब पुल। भारतीय रेल द्वारा 5 अप्रैल 2021 को प्रतिष्ठित चुनाव पुल का मेहराबंदी कार्य संपन्न हुआ। मेहराबंदी समझ गए? पूरा टोटल उससे अच्छे से पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया, पूरा फिट कर दिया गया। अब उसमें जो कार्य किया जाएगा। ओके, तो इस पुल का विशेषता यह है कि चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। सबसे पहले दुनिया का ऊंचा एशिया में कौन सा पुल माना जाता था? याद रखेंगे, तो चीचम पुल को शायद माना जाता था। ओके, तो अब क्या है? अब है ये पुल का चिनाब पुल। तो ये उधम नगर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का परियोजना का हिस्सा। कौन परियोजना का हिस्सा? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल। और कटरा से बनिहाल तक 111 किलोमीटर लंबे खंड को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब इस पर रेल चलेगी, अब इस शुरुआत हो चुकी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। और ये नदी जल से
मीटर ऊंचा है, जो कि एम्फिल टावर से 35 मीटर ज़्यादा ऊंचाई पर है। याद रखेंगे, ये एम्फिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा है। ओके, तो चिनाब पुल के बारे में और भी अगर जानना हो तो प्लीज़ आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें ऐड कर दिया। तो नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा किया गया, जो कि इसका थीम क्या है? जीवन रक्षा के लिए कार्बन उत्सर्जन जीरो करो, वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़, पर्यावरण है तो सांस है तो जीवन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वर्ष 2030 तक के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन किया गया, जो कि इस सम्मेलन में 40 देश शामिल हुए हैं, और इसका थीम वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ करना। इस सम्मेलन का जो मुख्य बिंदु है, अमेरिका के द्वारा 2030 तक ग्रीन हाउस उत्सर्जन को 50% की कटौती करना। ओके, और इस सम्मेलन में जो पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत अमेरिका की जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा पे 2030 तक की साझेदारी की घोषणा भी कर दी है। तो याद रखेंगे, इसका थीम पूछा जा सकता है। ओके, और इस पर भारत की तरफ से क्या किया गया? 2030 तक की साझेदारी किया गया है। कोशिश किया जा रहा है कि 50% की कटौती किया जाए। ओके, नेक्स्ट, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिनियम किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग अधिनियम 2018 महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लोगों को नौकरी और परिवेश में आरक्षण देने के लिए अधिनियमित किया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट 2018 को मराठा सरकार द्वारा पारित एक कानून को कार्यान्वयन के पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश को पारित किया गया। यहाँ स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने पहले से ही लाभ उठाया है वह प्रभावित नहीं होंगे, जबकि अंतिम निर्णय होने तक आगे भी किसी भी परिवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसमें जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाए तब तक इसमें किसी भी तरह का अनुमति नहीं दिया जाएगा आरक्षण का। ओके, तो ये कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किस देश ने जनसंख्या कम करने के लिए हाथियों को सामूहिक हत्या का प्रस्ताव रखा गया है? तो आप देख ले, ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको सेट कर दिया, जानना जरूरी है। हालांकि क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता, फिर भी। ओके, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना। सही उत्तर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे सरकार ने हाथी को सामूहिक हत्या प्रस्ताव रखा है। कलिंग के रूप में जाना जाएगा। हम लोगों को जो अशोक का हम लोग कहानी पढ़ते हैं, सम्राट अशोक का, तो उड़ीसा में उन्होंने इस तरीके से कलिंग का जो हुआ था, तो काफ़ी उन्हें सामूहिक हत्या हुई थी, उस वक्त भी किए थे, तो उसका भी कलिंग नाम था। उसी आधार पर कलिंग रूप में इसे भी रखा गया। इसका उद्देश्य देश की हाथियों और आबादी को कम करना, जो कि 1 लाख से अधिक हो गई। देश की मत है कि बड़ी संख्या में हाथियों के कारण प्रजातियों का आवास नष्ट हो रहे हैं और मानव पशु संघर्ष में वृद्धि हो रही है। कारण यह है कि हाथी के कारण जो प्रजाति आवास नष्ट हो रहे हैं प्रजातियों का, और साथ ही साथ मानव और पशु में काफ़ी संघर्ष हो रही है। इसी को लेकर ये वहाँ की सरकार जो कदम उठा रहे हैं कि सारी हाथियों को सामूहिक रूप से हत्या कर दी जाए। ओके, नेक्स्ट, किस भारतीय नौकर साल 2021 को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मानित किया? NK सिंह, नरेंद्र मिश्रा, अतुल चक्रवर्ती, के विजय राघवन। सही उत्तर है नृपेंद्र मिश्रा। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार जापानी फ्लैगशिप ऑर्डर में दूसरा वर्ग है। फ्लैगशिप, ये जो आपका ऑर्डर मतलब अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार नामक जो अवार्ड है, जापानी फ्लैगशिप का ऑर्डर का दूसरा वर्ग में है। ये जापानी सरकार ने 2021 स्प्रिंग डेकोरेशन के प्राप्तकर्ताओं को घोषणा की है, कि जिसमें प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा इस वर्ष का पुरस्कार विजेताओं में शामिल है। कहने का मतलब उसमें जो भारत की तरफ से क्या है, तो भारत की तरफ से पूर्व प्रधान सचिव, जो प्रधानमंत्री का जो पूर्व प्रधान सचिव थे नृपेंद्र मिश्रा, उनको इस पुरस्कार का विजेताओं में शामिल किया गया। तो पूर्व अधिकारी को जापान और भारत के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए इसको योगदान के लिए जाना जाता है। ओके, और इसलिए इसको सम्मानित किया गया है। तो जापान और भारत के बीच वो जो आर्थिक संबंध है वो काफ़ी मजबूत किए हैं और इनका काफ़ी भूमिका रहा है, इसीलिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो याद रखेंगे नृपेंद्र मिश्रा। ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरोका जियो पार्क किस देश में स्थित है, जिसमें दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री नीलंबर पुल बनाया गया है? चीन, जापान, पुर्तगाल, USA। सही उत्तर है पुर्तगाल। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री नीलंबर पुल उत्तरी पुर्तगाल के यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त अरोका जियो पार्क में बनाया गया है, जिसका लंबाई 516 मीटर तक फैला हुआ है और ये फाइडर नदी के ऊपर 175 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है। पहले ये रिकॉर्ड स्विस आल्प्स के चार्ल्स क्वानन ब्रिज के पास था। पहले ये जो रिकॉर्ड था पैदल यात्री जो
निलंबन पुल बनाया गया, काफ़ी लंबा पुल माना जाता है। तो ये लंबा पुल चार्ल्स कॉनन ब्रिज को माना जाता था, अब लेकिन क्या हो गया है, अरोका जियो पार्क। ओके नेक्स्ट, इस वर्ष के विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का नारा क्या है? तो सेकंड जीवन, देखिए ऑप्शन क्या है, सेकंड जीवन बचाते हैं, अपने हाथ साफ करें, स्वस्थ हाथ स्वस्थ जीवन, सभी के लिए स्वच्छता और पृथ्वी के लिए स्वच्छता। तो उत्तर है सेकंड जीवन बचाओ, अपने हाथ साफ करो। हाथ स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, सभी के लिए हाथ धोने की सुविधा को सुलभ बनाने के लिए उसके प्रति हर साल 5 मई को दुनिया भर की हाथ स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। WHO के अनुसार पृथ्वी पर हर 5 में से 2 लोगों के पास आधुनिक बुनियादी सुविधा नहीं है, जो कि इस साल WHO को नारा था सेकंड से जान बचाओ हाथ साफ करो। तो WHO ने 2021 में क्या थीम रखे हैं, तो स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वर्ष भी घोषित किया है। तो याद रखेंगे इस वर्ष 2021 को क्या कौन सा वर्ष घोषित किया है WHO ने, तो स्वास्थ्य और देखभाल कार्यकर्ता वर्ष, और थीम क्या था, सेकंड से जान बचाओ हाथ साफ करो। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। कौन से संस्थान मासिक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है? ओके, तो ऑप्शन दिया है नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, FAO, ADB। सही उत्तर है FAO, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एजेंसी खाद्य कृषि संगठन खाद्य मूल्य सूचकांक जारी करता है, जो अनाज, तिलहन, डेयरी उत्पाद, मांस, चीनी की टुकड़ी के लिए मासिक परिवर्तन को मांगता है। कहने का मतलब है कि जो मंथली जो परिवर्तन हुए, चेंज हुए हैं, उसको लेकर यह आंकड़ा तैयार किया जाता है। और हाल ही में खाद्य मूल्य सूचकांक में विश्व खाद्य कीमतों पर अप्रैल से लगातार 11वें महीने तक 120.9 अंक का वृद्धि हुई है, जो कि मई 2014 के बाद ये सूचकांक का स्तर उच्च है। इनके अनुसार मुख्य सूचकांकों में वृद्धि होना मुख्य कारण चीनी की कीमतों में वृद्धि की वजह से माना जा रहा है। याद रखेंगे, ये जो मासिक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है मंथली बेसिस पे, मंथली क्या क्या परिवर्तन हुआ, पिछले मंथ में क्या परिवर्तन हुआ, इस मंथ में क्या परिवर्तन हुआ, तो जो इस बार उच्च स्तर पे पहुंच गया है विश्व खाद्य कीमत, ओके 11 महीने तक, तो किस लिए पहुंचा है, क्योंकि चीनी की कीमत के वृद्धि हुई है, लगातार चीनी की कीमतों में लगातार वृद्धि हुई है इसीलिए। और पिछले बार ये 2014 में सूचकांक का स्तर उच्च था पिछले बार, और अब इस बार हुआ। ओके नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। सही उत्तर है हरियाणा। सरकार ने कोविड-19 के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार मरीज 1075 पर फ़ोन करके आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। हेल्पलाइन चलाने के लिए कॉल सेंटर स्थापित किया गया है और परामर्श के लिए वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर को टीम नियुक्त की गई है। प्रतिदिन कंसल्टेशन सुविधा से आइसोलेशन मरीजों को मददगार भी होगी। तो याद रखेंगे, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है कौन? तो हरियाणा राज्य सरकार। रिवर सेवन जो हाल ही में कभी कभी खबरों में रहता है, वो किस देश में स्थित? शायद आप लोग रिवर सेवन सुने भी होंगे। तो ये रूस, UK, USA, आयरलैंड। तो सही आंसर UK। रिवर सेवन एक ग्रेट ब्रिटेन की सबसे लंबी नदी है। याद रखेंगे, रिवर सेवन क्या है? लंबी नदी है। कहाँ? तो ग्रेट ब्रिटेन का, जिसकी लंबाई लगभग 220 मील है। यह मछली प्रजातियों के ऐतिहासिक प्रजनन स्थल रहा है, जिसको ट्वाइट सीट कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा? लंबी नदी है ब्रिटेन का रिवर सेवन, यह UK में स्थित है। किस भारतीय को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो नुकलू फॉर्म, अक्षय कुमार, मैरी कॉम, सुजाना डिसूजा। सही उत्तर है नुकलू फॉर्म। नागालैंड के एक चर्च कार्यकर्ता को व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, जिसे ग्रीन स्कोर अवार्ड भी कहा जाता है। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला एकमात्र भारतीय है जो प्रकृति के लिए व्हिटली फंड द्वारा सालाना दिया जाता है, और जो ज़मीनी स्तर पर प्रकृति के संरक्षण करने वाले लोगों को मान्यता होती है। कहने का मतलब है कि ये एक चर्च की कार्यकर्ता है, उसके अनुसार ये प्रकृति को संरक्षण भी कर रहे हैं, जागरूकता भी दे रहे हैं। ओके, इसलिए इनको व्हिटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे, व्हिटली अवार्ड को क्या एक्स्ट्रा मतलब कोई अन्य नाम क्या है? तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड, इसका अदर नाम भी बोला जा सकता है, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी बोला जाता है इसको। ओके नेक्स्ट, किस संगठन ने अमेरिकी डॉलर स्थिर सिक्का लॉन्च करने के प्रस्ताव रखा है? ये स्थिर सिक्का ही नाम है, ओके, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल्स दे रही हूँ, नीचे है लिखा हुआ, फिलहाल आप ऑप्शन देख लें। ऑर्किड, अमेजन, डायम एसोसिएशन, विश्व बैंक। सही उत्तर है डायम एसोसिएशन। डिजिटल करेंसी फॉर्म डायम एसोसिएशन ने अमेरिकी डॉलर पर स्थिर सिक्का लॉन्च करने की प्रस्ताव दिया है। डायम फेसबुक द्वारा
ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लें। तो डिजिटल करेंसी फॉर्म डाइम एसोसिएशन ने एक अमेरिकी डॉलर स्थिर सिक्का जो लॉन्च करने के प्रस्ताव दिया था, वो डाइम फेसबुक द्वारा इसे स्थापित किया गया था, जिसको हम लिब्रा एसोसिएशन भी कहा जाता था। बाद में यह डाइम एसोसिएशन कहा जाता है। स्टेबल पेमेंट कॉइन सिस्टम का बेस पर कंपनी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यह डिजिटल मुद्रा परियोजना के तौर पर इसे शुरू में तूला का नाम से दिया गया, लिब्रा। इसे स्थिर बैंक सिक्क डिजिटल मुद्रा है। ये कहने का मतलब जो स्थिर सिक्का है एक तरह से डिजिटल मुद्रा है जो कि अंतर्निहित फिएट मुद्रा से जुड़ी होती है। ओके। और यूएसए में सिल्वर गेट बैंक ने डाइम यूएसडीसी मुद्रा जारी करने का तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने अमेरिकी डॉलर स्थिर सिक्का लॉन्च करने की प्रस्ताव रखा है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑर्किड, अमेजन, डाइम एसोसिएशन, विश्व बैंक। तो सही उत्तर है डाइम एसोसिएशन। डिजिटल करेंसी फॉर्म डाइम एसोसिएशन ने एक अमेरिकी डॉलर स्थिर सिक्का लॉन्च करने की प्रस्ताव दिया है। डाइम फेसबुक द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसको हम लिब्रा एसोसिएशन कहा जाता था। बाद में यह डाइम एसोसिएशन कहा जाता है। स्टेबल पेमेंट कॉइन सिस्टम बेस पर एक कंपनी, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। यह डिजिटल मुद्रा के परियोजना के तौर पर है। इसे शुरू में तूला लिब्रा का नाम दिया गया है और इसे स्थिर सिक्का डिजिटल मुद्रा है जो एक अंतर्निहित फीट मुद्रा से जुड़ी होती है। यूएसए में सिल्वर गेट बैंक ने डाइम यूएसडीसी मुद्रा जारी करने का और इसका प्रबंधन डाइम एसोसिएशन के द्वारा किया जाएगा। इसकी स्थापना करने का विचार 2020 में ही हो गया था, लेकिन इस तरह का परियोजना का शुरुआत का जनवरी 2022 से शुरू होगा। कहने का मतलब जो अभी जनवरी 2022 चल रही है अब शुरू होगी। आपको पता है बजट में आप डिजिटल करेंसी को लेकर बात हुई है और ये क्वाइन जो क्रिप्टो करेंसी उसकी लेकर भी बात हुई, तो ये डाइम एसोसिएशन से ही संबंधित है, याद रखेंगे। ये डिजिटल करेंसी फॉर्म है एक तरह से। इस फॉर्म में क्या क्या होता है, एक फॉर्म एक तहत एक परियोजना निकाला जाएगा और इस परियोजना को करेंसी और जो उसकी ट्रांजेक्शन होती है उसको मैनेज करता है। और क्रिप्टो जो ग्राफिकली उसको डाइम एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। और बेसिकली इंक्लूडेड प्राइवेट डिजिटल करेंसी लाइक क्रिप्टो करेंसी। कहने का मतलब है जो प्राइवेट है अभी डिजिटल करेंसी जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, वो एक तरह से प्राइवेट डिजिटल करेंसी होती है। ओके। तो क्रिप्टो करेंसी उसे उसको भी इंक्लूड किया जाता है तो डाइम एसोसिएशन के द्वारा। तो ये जो ये जो प्रस्ताव रखते हैं तो ये डाइम एसोसिएशन के ही द्वारा प्रस्ताव रखा जाता है, याद रखेंगे। तो इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया इस क्वेश्चन को, आप अच्छे से पढ़ लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट, प्रोफेसर एम नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? भौतिकी, गणित, वस्त्र डिजाइन, वास्तुकला। तो सही उत्तर है गणित। प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर एम एस नरसिम्हन हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें नरसिम्हा शेषाद्री प्रमेय के लिए जाना जाता था, जिसे अन्य गणितज्ञ CS शेषाद्री के साथ प्रतिपादित किया गया है। दोनों को रॉयल सोसाइटी लंदन फेलो के रूप में चुना गया था और वह विज्ञान के क्षेत्र में किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय थे। याद रखेंगे फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है किंग फैसल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन वो एकमात्र भारतीय है। तो याद रखेंगे आपका गणितज्ञ प्रोफेसर MS नरसिम्हन। ओके। नेक्स्ट, मंगोलियाई कंजूर किस धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है? सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस्लाम धर्म। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। मंगोलियाई कंजूर 108 खंडों में बौद्ध पाठ के मंगोलियाई में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पाठ माना जाता है। संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मंगोलियाई के संस्कृति मंत्री के साथ एक बैठक वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी और संस्कृति मंत्रालय के मंगोलिया का मुख्य बौद्ध केंद्रों में वितरित करने के लिए अगले साल तक पवित्र मंगोलियाई को कंजूर होगा। फ्रेंड्स, यहाँ मिस्टेक हो गई है। कंजूर को 100 सीटों की पुनः मुद्रण का पूरा करना होता है। कहने का मतलब इसका जो मैंने डिटेल्स दिया है, मंगोलियाई कंजूर वो किस धार्मिक ग्रंथ से संबंधित है? तो बौद्ध ग्रंथ से संबंधित है। ओके। और ये जो संस्कृति मंत्री है उन्हें अपने वर्चुअल मोड में बैठक आयोजित कर उनकी जो बौद्ध केंद्र है उन बौद्ध केंद्र में मंगोलियाई कंजूर का 100 सीटों मतलब 100 सीट यानी 100 बुक जो सीट होती हैं उनकी दोबारा वो जो मुद्रण करेंगे, उनका फिर से दोबारा
बनाया जाएगा उसी को, अब बनाकर और उसको भेजा जाएगा, वितरित किया जाएगा, ठीक है ना। कहाँ पे? तो मंगोलिया में, मंगोलिया का मुख्य बौद्ध केंद्रों में, ओके, अगले साल तक। इसलिए मंगोलिया कंजूर पूछा गया है कि मंगोलिया कंजूर किस धर्म से है, तो बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट, क्या है मेई फ्लावर 400 जो हाल ही में चर्चा में रहा है? खनन रोबोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सौर जांच, टीका देने वाला रोबोट। सही उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप में फ्लावर्स 400 दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमान जहाज है, और यह जहाज सौर पैनलों से ढका हुआ है और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा, पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा, जलीय स्तनधारियों को ट्रैक करेगा, और इस जहाज को बनाने में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड जैसे विभिन्न देशों के सैकड़ों लोगों भी शामिल थे। तो याद रखेंगे ये किस तरह का कृत्रिम जहाज है, इसको बुद्धिमान जहाज कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओके। ये सारी चीज़ों को जांच पड़ताल करेगा जासूसी के तौर पे। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो देश हैं और विभिन्न वहाँ से सारे लोग आकर, सैकड़ों लोग आकर इनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया गया। तो ये इनका नाम क्या है? मैफ्लावर 400। क्या है ये? मैफ्लावर 400 शिप है। मैफ्लावर 400 एक तरह से शिप है, और ये दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमान जहाज माना जाता है, याद रखेंगे इसको भी। अस्थायी संरक्षित सहयोग किस संघ का रक्षा पहल है? तो G20 ऑप्शन क्या दिया है? G20, G7, यूरोपीय संघ, आसियान। सही उत्तर अस्थायी संरक्षित सहयोग का जो रक्षा पहल है यूरोपीय संघ। क्या है आंसर? यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की एक रक्षा पहल है ये। काउंसिल ने परियोजना के लिए 3 देशों की आमंत्रित करने के लिए परियोजना की समन्वयक नीदरलैंड को अधिकृत किया है। यूरोपीय संघ संयुक्त राज्य अमेरिका का, नॉर्वे और कनाडा को पूरी यूरोप में सैनिकों को स्थानांतरित करने की जो देरी होती है उसे दूर करने के लिए इस परियोजना को लाया गया है। तो ये स्थायी संरक्षित सहयोग एक परियोजना है फ्रेंड्स, और इसके तहत अब जो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा में जो यूरोपो सैनिक जो होते हैं, यूरोप के जो सैनिक होते हैं यूरोप में, उसे स्थानांतरित करने में जितनी भी देर लगाते हैं अब उसमें देरी नहीं होगी, और उसकी वजह से जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है सैनिकों में वो खत्म हो जाएगी, ओके। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? यूरोपीय संघ, थर्ड ऑप्शन। देश की बुजुर्ग नागरिकों की भावनात्मक समर्थन प्रदान करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय की योजना का नाम क्या है? तो एल्डर लाइन, वृद्धावस्था, मदद करने वाले हाथ, मददगार। ये एक तरह से बुजुर्गों, जो हमारे देश, भारत देश में बुजुर्गों को, नागरिकों को लेकर एक उनकी भावनाओं को लेकर सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत एक योजना बनाया गया। उन योजना का नाम क्या है? तो एल्डर लाइन है योजना। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय एल्डर लाइन नामक योजना को लागू किया, जिसका उद्देश्य विनय महामारी से बीच में जो देश की बुजुर्ग नागरिकों को जो भावनात्मक आघात पहुंचा है और उसी आघात पहुंचा है और उसके लेकर उनको सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सहायता होगा फ्रेंड, सहायता प्रदान किया जाएगा। हाल ही में इसकी संबंधित उत्तर प्रदेश सभी 75 जिलों में टोल फ्री सुविधा 14,567 को भी चालू कर दिया गया। 14567 ऐसे नहीं बोलेंगे उनको, तो डायरेक्टली अब नंबर बेसिस पे है ना, तो 14567 बोला जाएगा। एक तरह से ये टोल फ्री नंबर है। तो कहाँ पे लागू किया गया है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश, पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है। याद रखेंगे एल्डर लाइन नामक योजना। नेक्स्ट, मई 2021 तक कितने देशों की ओपन स्काई संधि की सदस्य है? तो 4 है, 14 है, 24, 34। सही उत्तर 34 है। ओपन स्काई संधि की शर्तों के तहत 34 सदस्य डाटा एकत्र करने के लिए एक दूसरे क्षेत्र में बिना हथियार की जांच करने के लिए उड़ानें संचालित कर सकते हैं। कहने का मतलब जो ओपन स्काई संधि जो है इसके तहत 34 सदस्य, मतलब 34 सदस्य है, वो डाटा को एकत्र करने के लिए ऑर्डर मिला है इनको, एक दूसरे क्षेत्र में जाने को बिना हथियार का जा सकते हैं, और वो हथियार जांच कर सकते हैं और अपने उड़ाने को भी संचालित कर सकते हैं। तो रूस की संसद ने हाल ही में इस खुले आसमान ओपन स्काई संधि हटने के लिए मत भी दिया। मतलब रूस के संसद ने इस बात को खुलासा किया कि ओपन स्काई संधि से वो हट जाएंगे, जिस पर 1992 में हस्ताक्षर ऑलरेडी पहले से कर चुके थे और 2002 में लागू भी हुई थी। पिछले साल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप प्रशासन ने कहा कि अमेरिका समझौता छोड़ देंगे। जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे
डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी ये कह दिया कि अमेरिका भी अब इस समझौता को छोड़ देगा। तो याद रखिए, ओपन स्काई संधि के कितने सदस्य होते हैं? 34। फार्मेसी ऑनलाइन फॉर्म किस कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए तैयार है? फिर से भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फार्मेसी बनाएगी। मेड प्लस, अपोलो फार्मेसी, मेडलाइफ, मेडिक्योर। ये मेडिक्योर होगा, मेडिक्योर हो गया। सही उत्तर है मेडलाइफ। मुंबई स्थित फार्मेसी ने घोषणा की है कि वो अपनी प्रतिद्वंदी कंपनी मेडलाइफ को अधिग्रहण करेगा। यह अधिग्रहण फार्मेसी को भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन कंपनी बनाएगा और संयुक्त इकाई के तौर पर अगर ये कंपनी हो लेंगे तो उसकी जो ग्राहक होंगी लगभग प्रति माह 2 मिलियन ग्राहक को अधिग्रहण करते जाएगा। ओके, लेकिन इसकी राशि का खुलासा ये कंपनी नहीं किया है। ओके, या माह, तो प्रति माह लगभग 2 मिलियन ग्राहकों का अधिग्रहण करेगा और उसकी जो राशि है उसमें शामिल नहीं किया गया, खुलासा नहीं किया। तो कौन करेगा फार्मेसी ऑनलाइन फॉर्म जो है कौन कंपनी को अधिग्रहण करेगा? तो याद रखिए मेडलाइफ को। उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के मामले में स्थिति का विवरण जानने के लिए किस उपयोग किए जाने वाले के आवेदन का नाम क्या है? ई न्याय, ई कोर्ट सेवाएं, ई नेत्रा, ई न्यायालय। सही उत्तर ई कोर्ट सेवाएं। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की समिति ने 14 भाषाओं में ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप के लिए एक मैनुअल जारी किया, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, नेपाली शामिल है। उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु भी फिलहाल शामिल किया गया है। इस ऐप के उद्देश्य वादी और नागरिकों को, वकीलों और पुलिस अन्य सरकारी एजेंसियों को भी लाभ पहुंचेगा। तो ये एक तरह से एक आवेदन का नाम है, जस्ट लाइक ऐप की तरह बोला जाए। तो ई कोर्ट सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं किनकी मामले को, स्थिति को जांच करने के लिए? तो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। ओके, तो कौन कर रहे हैं? भारत की सर्वोच्च न्यायालय ने जारी कर रहे हैं ई कोर्ट सेवाएं। ई संता नामक पोर्टल किससे संबंधित है? उद्योग, शिक्षा, कौशल विभाग, वस्त्र, समुद्री उत्पाद। सही आंसर है समुद्री उत्पाद, जो कि जलीय खेती करने वाले किसानों को सशक्त बनाने का उद्देश्य से इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल एक्वाकल्चर द्वारा विकसित किया गया है। इस क्षमता को विशेषताएं किसानों को द्वारा जो इसकी जो क्षमता है, मतलब इसकी जो विशेषता है, किसानों को द्वारा अपनी उपज बेचने के एक समुचित पोर्टल है जो क्रेता और विक्रेता के बीच पूल की तरह रूप में कार्य करेगा और बिचौलियों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से समाप्त करेगा। तो कि फ्रांस, तो ये इसका आंसर क्या होगा? समुद्री उत्पाद। ई संता याद रखेंगे। खंजर नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास में किन 2 देशों के बीच हुई है? भारत एंड इंडोनेशिया, भारत एंड श्रीलंका, भारत एंड उज्बेकिस्तान, भारत एंड किर्गिस्तान। सही उत्तर है भारत और किर्गिस्तान। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के आयोजन स्थल किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजन किया गया था और भारत और किर्गिस्तान के बीच खंजर जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास का मुख्य आतंकवादी और पहाड़ी क्षेत्रों में प्रशिक्षण देना। ओके, इनका जो मुख्य उद्देश्य है आतंकवाद के पहाड़ी क्षेत्रों को प्रशिक्षण को देना। प्रथम आयोजन इनका कब हुई थी? 2011 में हुई थी। तो याद रखेंगे खंजर जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये 2 देशों के बीच, किन 2 देशों के बीच? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुई है। शांति योगरो 2021 के उद्घाटन समारोह का आयोजन कौन से देश में हुआ था? तो बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार। सही उत्तर है बांग्लादेश। नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति योगरो सेना फ्रंट रनर अप पीक का आयोजन या पीक का आयोजन बांग्लादेश में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्मतिथि मनाने और मुक्ति के 50 वर्ष की गौरवशाली उपलब्धि प्राप्त करने हेतु रॉयल भूटान आर्मी श्रीलंका को सेना बांग्लादेश का आर्मी टुकड़ी के साथ 30 जवानों को भारतीय दल शामिल कर इस समारोह को मनाया गया है। इससे कार्य प्रणाली के मजबूत होगी और पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता का बढ़ावा मिलेगा ताकि क्षेत्र की शांति बनाए रखी जा सके। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बांग्लादेश। और शांति योगरो का मतलब क्या होता है? फ्रंट रनर और रॉक पीस। ओके, विश्व का माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस डिटेक्टर किसके द्वारा विकसित किया गया है? विश्व का माइक्रो सेंसर आधारित विस्फोटक ट्रेस IIT खड़गपुर, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। सही उत्तर IIT बॉम्बे। विश्व का पहला माइक्रो सेंसर आधारित एक्सप्लोसिव डिटेक्टर नैनो स्निपर नाम से लॉन्च किया गया है। IIT मुंबई के द्वारा इंक्यूबेटेड स्टार्टअप से विकसित किया गया है और MEMS माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम पे आधारित है। ये तकनीक 10 सेकंड से भी कम समय में विस्फोटक का पता लगाने का सक्षम होगा और आतंकवाद से निपटने के लिए भारत की स्थिति को और बेहतर बनाने में ये सहायता करेगी।
तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, नैनो स्नीपर नाम का क्या है, एक तरह से माइक्रो सेंसर है, क्या एक्सप्लोसिव डिटेक्टर है ये, और ये किसने मतलब विकसित किया है, आईआईटी बॉम्बे ने किया है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यकारी निदेशक कौन बने, जोस जे कट्टूर, प्रकाश गुप्ता, हरिकुमार, रामेश्वर सिंह। सही आंसर है जोस जे कट्टूर। जोस जे कट्टूर है भारतीय रिजर्व बैंक के मानव संसाधन प्रबंधन, कॉर्पोरेट रणनीति, बजट और राजभाषा विभागों को देखभाल करेंगे। आरबीआई भारत के जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, और आरबीआई बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल में सिर्फ 1935 को हुई थी, और मुख्यालय 1934 का जो अधिनियम है उसी के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी फ्रेंड, और इनकी जो मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र है, और गवर्नर जो अभी है फिलहाल शक्तिकांत दास है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसका भी जो नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है तो जोस जे कट्टूर, और वो क्या करेंगे तो राजभाषा विभाग को देखभाल करेंगे, और आरबीआई भारत का जितने भी बैंक है आरबीआई रेगुलेट, हाँ ये भी याद रखेंगे, इसको जो आरबीआई रेगुलेट करता है ये भी मैंने इंक्लूड कर दिया है, आरबीआई के बारे में कुछ पॉइंट का बस इंक्लूड कर दिया। नेक्स्ट, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व का 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट की सूची के शीर्ष पर कौन है, तो लियोनेल मेसी है, कॉर्नो मैकग्रेगर है, रोजर फेडरर है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। सही आंसर है कॉनर मैकग्रेगर का सूची में शीर्ष पर ये आयरलैंड का मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर है। एक तरह से ये कौन सा जो एथलीट है जो विश्व के 10 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला एथलीट माना जाता है, तो वो कॉनर मैकग्रेगर है, और ये किससे संबंधित है तो मार्शल आर्ट से संबंधित है। याद रहेंगे कि फ्रेंड्स। नेक्स्ट, कॉन्स्पिरेसी टू किल राजीव गांधी पुस्तक लॉन्च हुई है, पुस्तक किसने लिखी है, अरुंधति राय, विशुराय चौधरी, अरुण मल्लिक, के रंगोथमन। इसका सही आंसर है के रंगोथमन। निर्वासित तिब्बत सरकार के नए प्रधानमंत्री कौन बने, नीम जियोंग, पेम्पा त्योसरिंग, लोबांग लोबसांग संगे, केलसांग दर्जू। सही आंसर है पेम्पा त्योसरिंग, लोबसांग संगे की जगह ये लेंगे, लोबसांग संगे जो कि पहले थे ये प्रधानमंत्री। ओके, ये जो नए प्रधानमंत्री बने इनका नाम क्या है, पेम्पा त्योसरिंग। और 2021 में निर्वासित तिब्बत सरकार की भारत संघ में शामिल हुआ था, निर्वासित जो तिब्बत सरकार भारत संघ में शामिल हुआ था 2021 में, जो 17वीं चुनी हुई संसद है, ये चुनी हुई संसद है, कौन तो पेम्पा त्योसरिंग, 17वीं बार मतलब 17वीं चुनी हुई संसद है। तिब्बत की राजधानी लहासा है, तिब्बत का चीन एक ऑटोनोमस क्षेत्र है, तिब्बत क्या है वो चीन की ऑटोनोमस क्षेत्र है, यहाँ करेंसी चाइनीज युआन भी चलता है और भारतीय रुपया भी चलती है, तो याद रखेंगे तिब्बत का। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है, तो महाराष्ट्र पुणे, बिहार पटना, छत्तीसगढ़ रायपुर, पंजाब अमृतसर। सही उत्तर है महाराष्ट्र पुणे। महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर और नाबार्ड ने हाल ही में पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र लॉन्च किया है। केंद्र महाराष्ट्र की कृषि एवं खाद्य को बढ़ावा देने की सहायता करेगा। तो याद रखिएगा, ये जो देश का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र खोला गया है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र पुणे। नेक्स्ट, ये कुछ प्रमुख दिवस है जो मैंने ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, आप लोगों को थोड़ा सुविधा मिल जाएगी। एड्स टीकाकरण दिवस 18 मई को मनाया जाता है, इसकी थीम ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका क्या थीम है, ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखेंगे एड्स टीकाकरण दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस भी मनाया जाता है 15 मई को, और इसकी जो थीम है फैमिली एंड न्यू टेक्नोलॉजी। याद रखेंगे। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है, 17 मई को, और इसकी थीम जो है एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है 18 मई को, और इसकी जो थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। ओके, विश्व जैव विविधता दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन, 22 यानी 22 मई को मनाया जाता है, और इसका जो थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है ना। विश्व पाचन दिवस कब मनाया जाता है, 29 मई दिवस मनाया जाता है। ओबेसिटी ऑन गोइंग एंड पैंडेमिक, इसका जो थीम है ओबेसिटी ऑन गोइंग ऑन पैंडेमिक। तो कि फ्रेंड्स इतना ही, और मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो वीडियोज़ है अगर आपकी पसंद आ रही हो, आपको अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ मेरा वीडियोज़ को लाइक कर दें और थोड़ा दोस्तों में शेयर भी कर दें। और जो नए हैं इस चैनल को, जो वीडियोज़ देख रहे हैं जो नए हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो आएंगी जल्द, आप उनकी जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सकें। ओके, इसलिए प्लीज़ आप लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।